आखिर क्यों मिस्र की रानी ने जन्म दिया एक सांप के बच्चे को? एक ऐसा बच्चा जिसकी रगों में बह रहा है हजारों साल पुराना सांप का खून, जिसकी आंखों में जलता है जहर। क्या यह बच्चा इंसान है या उसका जन्म हुआ है सिर्फ एक चीज के लिए? 3,000 साल पहले एक नाग पुरुष जिंदा दफनाया था, मगर वो लौट आया। शुरू होती है मिस्र की सबसे भयावह कहानी, नील की नागबंध। एक शाप, एक प्रेम और एक बच्चे का जन्म जो मिस्र की रेतों को फिर से लाल करने वाला है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मिस्र की उस रात में कुछ असामान्य था। नील नदी चुप थी, रेत ठंडी और हवाएं जैसे किसी अनजाने भय की कहानी कह रही थीं। राज्य का नाम था अम्हरा, जो नील नदी के दक्षिणी तटों पर फैला हुआ था। यह वह भूमि थी जहां सूर्य की किरणें भी दिन के तीसरे पहर में जलने लगती थीं और रात के अंधकार में ऐसा सन्नाटा उतरता था जैसे धरती खुद अपनी सांसें रोक लेती हो। राज्य का शासक था राजा अमेन सिंह और उसकी एकमात्र संतान राजकुमारी नीला फेरा। नीला फेरा वो नाम था जो केवल सौंदर्य या शाही खून का प्रतीक नहीं था, आशीर्वाद भी समझा जाता था। वह नील नदी की संतान थी, ऐसी मान्यता थी। उसके जन्म के समय नदी की धार अचानक शांत हो गई थी और आकाश में 7 काले कौए 3 बार उसके महल के ऊपर से मरे पड़े थे। परंतु यह कोई आम संकेत नहीं था, यह एक चेतावनी थी। रेत के नीचे दबा पाप राज्य से 3 दिन की यात्रा पर दक्षिण पश्चिम दिशा में रेगिस्तान में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग जुल्म का गढ़ कहते थे। कहते हैं वहां एक युग पहले एक नाग पुरुष को जीवित दफन किया गया था। उसका नाम था जाहिक, एक समय का महान तांत्रिक, एक दुर्लभ नस्ल का नाग जिसके पास ऐसा ज्ञान था कि वह अपने विष से मरने वालों को वापस जगा सकता था। पर उसने वह ज्ञान कभी भलाई के लिए नहीं अपनाया। उसने नील नदी की एक पवित्र पुजारिन आयमे को बलपूर्वक गर्भवती किया था। कहते हैं उसने एक त्रिकाल शक्ति यंत्र से उस कन्या की आत्मा को काले जादू में बांध दिया था। जब यह पता चला तो बुजुर्ग ने खुद उसे सजा दिया और जाहिक को जीवित ही एक आत्मा खाने वाली कब्र में बंद कर दिया गया। वो चीखा, उसने कसम खाई, एक दिन मैं लौटूंगा और राजघराने से एक शुद्ध रक्त वाली कन्या को अपनी रानी बनाऊंगा, जिससे मेरी संतान जन्म ले और मैं अमर हो जाऊं। और वह दिन आ गया। 3,000 साल बाद एक आंधी ने वह शापित रेखा मिटा दी जिससे जाहिक की कब्र सील थी। रात के तीसरे पहर रेगिस्तान में एक चरवाहा अपने ऊंट के साथ लौट रहा था। तभी जमीन कांपी, रेत हिली और फटी उस दरार से एक आकृति निकली। ऊंची, सरपिल देह, चमकता काला शरीर, 2 हिस्सों में बंटा जबड़ा और आंखें पूरी काली जैसे रात का पेट हो। उसका नाम जाहिक था। वह अब जाग चुका था। मैं लौट आया हूं, उसने फुफकारते हुए कहा। जाहिक का शरीर 3,000 वर्षों के बाद रेत से निकला था। उसकी हड्डियां अब भी तप रही थीं, मगर उसकी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा। वो कोई चांद नहीं था, बस एक लाल धब्बा था जो खून की तरह चमक रहा था। नीला फेरा, उसने धीमी फुफकार में कहा, तेरा रक्त, तेरा गर्भ मेरी अमृता की कुंजी है। वह सांप के जैसे सरकता हुआ चला और एक ऊंट को झपट्टा मारकर निगल गया। उसके विष से ऊंट की खाल गल गई और उसने उसका दिल चबाया। सिर्फ राज रक्त ही मेरी नागबंद खोल सकता है। माहौल के अंदर राजकुमारी नीला फेरा को उन रातों से डर लगने लगा था। वह सपनों में देखती, एक लंबी काली आकृति उसके पास आ रही है और वह भाग नहीं पाती। एक रात उसने अपने दासियों को हटाया और अकेले छत पर खड़ी रही। वहां हवा ठंडी थी, मगर उसमें सड़ांध थी, जैसे किसी मरे हुए सांप की देह सूख रही हो। तभी उसकी आंखों के सामने अचानक कुछ बदला। उसे रेत का एक बवंडर दिखाई दिया और उसमें से वह आकृति फिर निकली। वही नागपुरुष, सपनों से बाहर, अब यथार्थ में। नीला फेरा, उसकी फुफकार आई, तेरा गर्भ मुझे चाहिए ताकि मैं कालजयी बन सकूं। राजकुमारी चीखी नहीं, वह वहीं खड़ी रही जैसे कुछ बांध रहा हो। उसे महल के अंधकारमय तहखानों में पुरोहितों ने अपना विशेष मंडल बुलाया। वे जानते थे ये केवल कोई स्वप्न नहीं था, जाहिक लौट चुका है।
वह कन्या को चाहेगा, एक बुजुर्ग पुरोहित बोला, और यदि वह उससे संतति प्राप्त कर लेता है तो नील नदी सूख जाएगी। वह नाग पुरुष कोई साधारण तांत्रिक नहीं है, एक और बोला। वह कालवृत्त मंत्र से जुड़ा है जो समय को मोड़ सकता है। राजा अमेन सिंह ने आदेश दिया, राजकुमारी को महल के भीतर सबसे सुरक्षित कक्ष में बंद करो। न कोई पुरुष अंदर जाए, न कोई छाया। मगर जाहे कब मानव नहीं था। वह हवा में सरक सकता था, छाया बन सकता था, और सबसे भयानक, स्वप्न के माध्यम से गर्भवती कर सकता था। उस रात जब नीला फेरा सो रही थी, उसके स्वप्न में जाहक आया, मगर अब वह उसे नहीं डराता था। उसने धीरे से उसके गाल को छुआ और फुफकारा, तू मेरी है, तेरी कोख से वह जन्म लेगा जो नागों का सम्राट होगा। राजकुमारी जागी, चिल्लाई, रोई, मगर कुछ बदल नहीं पाया। 3 दिन बाद नीला फेरा की देह थकी हुई लगने लगी। उसका चेहरा पीला और उसका पेट। महल की वैद्यों ने आकर जांच की और सन्न रह गईं। वह गर्भवती थी। राजा ने घृणा से देखा, ये कैसे हो सकता है? वह कभी अकेली नहीं रही। मगर पुरोहितों ने सिर झुका लिया। ये नाग का गर्भ है, सपना नहीं, एक शाप है। उस रात नीला फेरा ने अपनी नाभि पर काले निशान देखे, जैसे वहां कोई नाग कुंडली मारकर बैठा हो। वह चिल्लाई, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। महल की हर दासी की आंखें डर से सफेद हो गई थीं। कोई उसके पास तक आने को तैयार न था। मिस्र की सीमा से बहुत दूर, जहां रेत जलती नहीं बल्कि चुपचाप निगल जाती है, वहां से एक युवक मुसाफिर चल रहा था। उसके कंधे पर चमड़े की एक थैली थी, जिसमें सूखे अंजीर, एक लोहे की खंजर और एक टूटे हुए तावीज का टुकड़ा था। उसका नाम था फरीद। वह किसी राजा का बेटा नहीं था, वह था किसी बुजुर्ग का शिष्य। वह तो बस सपनों के पीछे भागने वाला था, मगर उसके सपने साधारण नहीं थे। हर रात उसे एक ही स्वप्न आता, एक राजकुमारी जो रेत में डूब रही है और उसके गर्भ में कुछ रेंगता हुआ सांप, और एक काली आकृति फुफकारती है, वह मेरी रानी है, उसे बचा नहीं सकता कोई। फरीद ने कभी नहीं सोचा था कि सपने हकीकत बन सकते हैं, मगर एक रात जब उसका तावीज जल गया, उसने समझ लिया, यह बुलावा है। बुजुर्ग ने कहा था, जब भी तावीज जले तो अम्हरा, जो नील नदी के दक्षिणी की ओर सफर पार निकाल जाना, थिब्स की सीमा पर जब फरीद मिस्र की राजधानी थिब्स के पास पहुंचा, वह चौंक गया। किले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, नदी की लहरें थम गई थीं, नगर की गलियों में लोग फुसफुसाते थे, राजकुमारी नीला फेरा अब नहीं रहेंगी, उसके गर्भ में शैतान है। फरीद को कुछ समझ नहीं आया, मगर जब उसने एक बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने कांपती आवाज में कहा, जाहेक, वो नाग है जो अमर बनना चाहता है, और तेरे जैसे लड़कों को वो कच्चा चबा जाता है। फरीद सीधा महल पहुंचा। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजकुमारी से मिलना है। सैनिक हंसे, कौन है तू? कोई तांत्रिक? कोई राजा? फरीद ने अपना तावीज दिखाया, जिसमें नाग और सूर्य का चिन्ह जला हुआ था। तभी एक पुरोहित वहां पहुंचा। वह तावीज देखकर सन्न रह गया। यह तो वही है जो कालवृत्त को तोड़ सकता है, नाग को वापस मृत्यु में बांध सकता है। राजकुमारी नीला फेरा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखें वीरान थीं, उसका शरीर थका हुआ और पेट भारी हो चुका था। 7वां महीना चल रहा था। जब फरीद महल में दाखिल हुआ तो उसे देखकर राजकुमारी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या तुम वही हो जो हर रात मेरे स्वप्न में मुझे बचाने आता था? फरीद ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में साहस था। हाँ, मैं हूं, और मैं तुम्हें, तुम्हारे होने वाले बच्चे को और पूरे मिस्र को जाहक से बचाने आया हूं। उसी रात जाहक ने एक बार फिर हमला किया। इस बार वह छाया नहीं, स्वयं अपने पूरे नाग मानव रूप में आया। उसके सिर से काले बाल झूल रहे थे, उसका जबड़ा 2 भागों में फट चुका था और उसकी आंखें काली और लाल थीं। महल के सैनिकों को उसने जिंदा निगला। पुरोहितों ने मंत्र जपे, मगर जाहक हंसा। मंत्रों से मुझे नहीं रोका जा सकता। सिर्फ एक चीज मुझे बांध सकती है, वह रक्त जो मेरी संतान का है। फरीद ने अपने टूटे हुए तावीज को जमीन पर फेंका। वह जलने लगा
और एक अग्निमंडल बना। फरीद ने जाहिक की ओर देखा। मैं तुझे उसी कब्र में बंद करने आया हूं जहां तू जन्मा था। जाहिक फुफकारा कर हमला करने आगे बढ़ा, मगर फरीद ने एक काले नागदंत से बना खंजर निकाला जो उसके बुजुर्ग ने उसे मरने से पहले दिया था। जाहिक ने देखा कि यह वही खंजर है जिससे 3000 साल पहले मुझे कैद किया था। जाहिक समझ गया कि यह लड़का वही बुजुर्ग का शिष्य है जिसने मुझे 3000 साल पहले कैद किया था। जाहिक बोला, तू मुझे मार नहीं सकता जब तक मेरी संतान जीवित है। जाहिक फुफकारा और उसने हवा में उछलकर फरीद पर हमला किया। जाहिक और फरीद के बीच एक युद्ध हुआ। जाहिक वहां से जख्मी होकर निकल गया था। फरीद जख्मी होने के कारण नीचे जमीन पर गिर गया था। रक्त से सनी दीवारों के बीच जमीन पर पड़े घायल फरीद ने देखा जाहिक अब वहां नहीं था। एक क्षण पहले जो नाग पुरुष गगनचुंबी कद में महल के द्वारों को कुचल रहा था, अब वहां उसका कोई निशान नहीं। न कोई रेंगती परछाई, न नाग की फुफकार, न मृत्यु की गंध, बस सन्नाटा। जब पुरोहित और सैनिक भागते हुए वापस आए, फरीद ने उनकी ओर देखा और कराहते हुए कहा, जाहिक चला गया क्योंकि उसे मेरी नहीं, उसके गर्भ में पल रही संतान की जरूरत है। राजपुरोहित अवाक रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? फरीद ने अपने कटे हुए हाथ को पकड़ा और बमुश्किल कहा, उसे राजकुमारी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ राजवंश का खून चाहिए, एक शुद्ध रक्त वाली संतान जिसकी बलि देकर वह अमृता प्राप्त कर सके। 3000 वर्ष पूर्व भी जाहिक ने यही किया था। नील नदी की पुजारिन कन्या को उसने गर्भवती कर बलि चढ़ा दी थी, पर वह संतान शुद्ध रक्त की नहीं थी, वह केवल एक तांत्रिक कन्या थी। मगर राजकुमारी नीला फेरा, वह शुद्ध राजेशाही रक्त की अंतिम वंशज थी। उसकी संतान अगर बलि चढ़ाई जाए तो जाहिक को मृत्यु का बंधन तोड़कर परम अमृता का वरदान मिल सकता था। घायल फरीद, पहला जो नाग पुरुष को लहूलुहान कर सका जाहिक, जिसे ताबीज मंत्र शस्त्र कोई नहीं रोक सका था, उसे पहली बार किसी ने घायल किया था, वह था फरीद। उसकी छुरी जो नागदंत से बनी थी, वह जाहिक के कंधे को चीर गई थी। जाहिक की चीखें रात में गूंज उठी थीं और मिस्र की रेत लाल हो गई थी। पूरे मिस्र में एक नाम गूंजा, किसी ने नहीं सोचा था कि एक मामूली मुसाफिर बालक बिना किसी सेना, बिना किसी शक्ति के राजमहल के सबसे प्राचीन शापित नाग को घायल कर सकता है। लोग गली गली चिल्लाने लगे, फरीद, फरीद, जिसने नाग को लहूलुहान किया, नाग बंधन को तोड़ने वाला। महल की बालकनी में खड़ी नीला फेरा जो गर्भवती थी, अब तक जाहेक के डर से मौन थी। अब उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू डर के नहीं थे, बल्कि एक ऐसी राहत के आंसू थे जो केवल एक रक्षक को देखकर निकलते हैं। उसने मन में कहा, तुम्हारी चोटें गहरी हैं फरीद, मगर तुम्हारा साहस उससे कहीं गहरा है। मगर जाहेक हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि अब उसे जल्द ही राजकुमारी की संतान चाहिए। जैसे जैसे गर्भ का नवम मास निकट आता गया, जाहेक का क्रूर चेहरा रेतों में और उभरने लगा। अब वह सिर्फ तांडव नहीं करता था, अब वह छाया बनकर महल में प्रवेश करता। अब वह राजकुमारी के स्वप्नों में घुसता। अब वह मातृत्व के पवित्र पल को अपवित्र करने की कसम खा चुका था। फरीद को अब दो रास्ते दिख रहे थे। वन, या तो वह राजकुमारी और अजन्मे शिशु को लेकर महल छोड़ दे और जाहेक से भागता रहे। टू, या वह वहीं रेत की काली कब्र तक जाहेक को खींच लाए और उसे फिर से शाप की जंजीर में बांध दे। राजकुमारी नीला फेरा प्रसव पीड़ा में थी। नील नदी की हवाओं में भय था। महल के भीतर मंत्र गूंज रहे थे। चारों ओर दीप जल रहे थे, पर रोशनी कम थी। राजकुमारी चीख रही थी। उसका चेहरा पसीने और दर्द से भीग चुका था। और बाहर छत पर खड़ा था फरीद, जिसके हाथ में वही नागदंत वाला छुरा था जिससे वह पहले भी जाहेक को घायल कर चुका था। सांपों की फुफकार, रेत का तूफान और काले जादू की एक विकृत लहर। जाहेक प्रकट हुआ। उसकी आंखों से अब केवल रक्त नहीं, अंधकार टपक रहा था। उसका जबड़ा दो भागों में खुल गया। उसकी सांप जैसी जुबान जमीन पर खून फैला रही थी। अब वह समय है जन्म का और मेरी अमृता का। ठीक उसी क्षण
राजकुमारी के गर्भ से एक शिशु जन्मा, एक बालक। महल की सभी स्त्रियां स्तब्ध थीं, क्योंकि जन्मते ही उस बालक की आंखें चमकी थीं, नील नदी के नीले रंग जैसी। चाहक चिल्लाया, राजवंश की बलि, अब मैं अमर होऊंगा। और वह महल में कूद गया। फरीद ने उसकी राह रोकी। फरीद कूद कर उसके सामने आया, एक अकेला घायल बालक। मगर अब वह एक नाम नहीं था, वह था मिस्र की अंतिम आशा। जायक ने कहा, हट जा नश्वर मानव, तू एक शिशु की जान की रक्षा नहीं कर सकता। फरीद ने जवाब दिया, मुझे यकीन है मेरे खुदा पर, वह मेरी मदद करेगा। आज मैं तुझे तेरे शाप में फिर से कैद करने आया हूं। फरीद ने नागदंत का छुरा चलाया। जाहिक फुफकारता हुआ पलटा। अब महल के स्तंभ टूट रहे थे, भूत छायाएं गूंज रही थीं। जाहिक रेत की दीवारें उठाता, मगर फरीद उसे चीरते हुए आगे बढ़ता। मैं आज तुझे हमेशा के लिए कैद कर दूंगा जाहिक, तुझे उसी रेत में दफन करूंगा जहां तेरी आत्मा गलती रही थी 3,000 सालों से। फरीद उसे लड़ते लड़ते घसीटता हुआ उस पुरानी कब्र की ओर ले गया जहां बुजुर्ग ने जाहिक को पहले बंद किया था। जाहिक अब विकराल था, उसका शरीर विशाल नाग में बदल गया था। मगर फरीद ने उसे उस समाधि के द्वार पर लाकर मंत्रों की वो पट्टियां दोबारा खोल दी। जाहिक ने कहा, अगर तू मुझे इसमें बंद कर देगा तो तुझे इसमें अपनी आत्मा भी छोड़नी होगी। कोई भी अमृता का द्वार खाली नहीं होता। फरीद मुस्कुराया, मुझे पता है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। उसने एक छुरा जाहिर के सीने में उतारा और खून से शापित द्वार पर वही तंत्र लिखा जो 3,000 साल पहले बुजुर्ग ने लिखा था। एक तेज चीख, रेत में भयानक गूंज और फिर सन्नाटा। चाहक रेत में समा गए। अब पूरे अम्हरा राज्य नील नदी के दक्षिणी इलके में एक सन्नाटा सा माहौल बन गया था। सब शांत हो गया था। नील नदी के किनारे एक भव्य महल खड़ा था। उसकी छत पर सोने की धूप पड़ती थी और रेशमी परचम फहराते थे। महल की सबसे ऊंची छत पर खड़ा था वही नायक, फरीद। वह अब एक राजकुमार नहीं रहा, वह अब मिस्र का राजा बन चुका था। उसके बगल में खड़ी थी नीला फेरा, नील नदी की राजकुमारी, जो अब उसकी पत्नी थी। उस दिन पूरे मिस्र में उत्सव हुआ। पुरोहितों ने शंख बजाए, लोगों ने आशीर्वाद दिया। फरीद, नागबंध को हराने वाला राजा। राज्य के हर कोने में दीप जलाए गए। नील नदी तक को फूलों से सजाया गया। परंतु उस उत्सव में एक बच्चा नहीं था। महल के सबसे अंधेरे हिस्से में एक चुपचाप रहने वाला बच्चा था, जिसे कोई न पहचानता था, जिसकी आंखें काली थीं और जिसकी रगों में जाहक का अंश बहता था। यह बच्चा उस रात का रहस्य था, जिस रात राजकुमारी ने जन्म दिया था। ये काले जादू से जाहिक ने अपने बीज को भी उसके गर्भ में पहुंचा दिया था। उसका बेटा, जो जनता को दिखाया गया, वह था फरीद का पुत्र, पर वह था जाहिक का वारिस था। एक रात जब फरीद महल की छत पर अकेला बैठा था, राजकुमारी उसके पास आई। तुमने मुझे जान से नहीं, मन से बचाया, पर मेरी देह पर जो जादू था वह गहरा था, फरीद। फरीद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे पता है नीला फेरा, मैं जानता हूं कि राक्षस केवल मरा नहीं है, उसका अंश अब तुम्हारे पुत्र में है। फरीद ने उस लड़के के लिए एक अलग महल बनवाया, रेगिस्तान के सुदूर छोर पर। वहां उसे सबसे अलग रखा गया, शिक्षा, ध्यान और मंत्र संरक्षित सुरक्षा के साथ। परंतु हर वर्ष उसकी आंखों की काली छाया बढ़ती जाती थी और हर बार वह एक ही चित्र बनाता, रेत से निकली एक विशाल नाग की आकृति। राजा फरीद और रानी नीलाफेरा ने मिस्र में शांति और न्याय स्थापित किया, परंतु वे जानते थे शांति कभी शाश्वत नहीं होती। जाहेक का वंश, उसकी आत्मा और उसका अंश अब मानव रूप में पल रहा था। शायद अगली नागबंध कभी और जन्म लेगी। शायद मिस्र को फिर किसी फरीद की जरूरत पड़ेगी।